नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज़। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अफगानिस्तान और तालिबान की कारस्तानी को लेकर के इस समय भारत में एक बड़ी हलचल हुई है और वो ये कि विपक्ष के नेताओं के साथ इस समय सर्वदलीय बैठक हो रही है और उसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर वो ब्रीफिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं जो भारत की रणनीति है और अफगानिस्तान के साथ भारत को किस तरह का कूटनीतिक और राजनयिक संबंध रखना है, ये भी विदेश मंत्री विपक्ष के नेताओं को बता रहे हैं और विपक्ष के नेताओं का क्या रुख है और भारत को क्या रणनीतिक, कूटनीतिक और राजनयिक पहल करनी चाहिए अफगानिस्तान को लेकर के, इस पर भी अब बातें स्पष्ट होने लगी हैं। हालांकि खबरें ये भी रहीं कि विदेश मंत्रालय की तरफ से बाकायदा एक ब्रीफिंग दी जाएगी कि वास्तव में सर्वदलीय बैठक में क्या बात निकली, लेकिन जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसके मुताबिक एस जयशंकर ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अफगानिस्तान के हालात ठीक नहीं हैं और लगभग जो कूटनीति में एक आम रुख और रवैया अख्तियार करने का तौर तरीका होता है, वेट एंड वॉच। लेकिन क्या वेट एंड वॉच से ही भारत कि ये कूटनीति चलेगी या कुछ उससे आगे की बात होगी? वास्तव में जयशंकर ने जो ब्रीफिंग दी है और विपक्ष का जो रुख रहा है वो क्या है और उसके मायने क्या हैं, इस पर हम आपके साथ इस समय जोड़ रहे हैं दैनिक आज के नेशनल ब्यूरो चीफ संजय राय, जो विदेश मामलों पर लगभग एक दशक से अधिक समय तक वहाँ की रिपोर्टिंग करते रहे हैं और उस पर ढेर सारे मुद्दों पर लिखते रहे हैं। संजय राय, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। संजय जी, ये जो सर्वदलीय बैठक हुई है और जो बातें निकल के आ रही हैं उसके मायने क्या हैं और क्या मुख्य बातें हैं जो जयशंकर ने अपने ब्रीफिंग में स्पष्ट करने की कोशिश की? देखिए, आज की बैठक का एजेंडा ही यही था कि सरकार का जो रुख है अफगानिस्तान को लेकर के उसे सभी विपक्षी दलों को बताया जाए और सबको विश्वास में लिया जाए। जहाँ तक भारत की विदेश नीति की बात है, मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा है कि विदेश नीति पर अक्सर चाहे किसी की भी सरकार हो, पक्ष और विपक्ष के बीच में हमेशा एक आम सहमति रहती है। तो इस बैठक में भी सरकार का पूरा प्रयास होगा कि आने वाले समय में सरकार जो भी निर्णय लेती है अफगानिस्तान के साथ भावी संबंधों को लेकर के उस पर किसी तरह की आगे मतलब दो तरह की बातें ना हो और सब लोगों को विश्वास में लेकर के ही सरकार फैसला लेगी आगे अफगानिस्तान को लेकर जो कुछ भी निर्णय लिया जाएगा। संजय राय, जो इनपुट्स हमें मिल रहे हैं और जो आपको भी मिले होंगे क्योंकि आप भी विदेश मंत्रालय को कवर करते रहे हैं, एक नेशनल ब्यूरो चीफ होने के नाते एक प्रतिष्ठित अखबार से आप जुड़े हुए हैं, मेरा आप मानना है कि एस जयशंकर ने दोनों बातें स्पष्ट करने की कोशिश की। एक तो कि अफगानिस्तान की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है और दूसरी ये कि भारत की एक जो सोच है कि वो आतंकवाद के सामने नहीं झुकेगा। मायने तो स्पष्ट हो गए, भारत का रुख भी स्पष्ट हो गया। बिल्कुल। भारत सरकार जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, भारत सरकार के सामने एक बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति पैदा हुई है कि ज़बरदस्ती सत्ता पर कब्जा करने वाली सरकार के साथ संबंधों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। यह भारत सरकार के सामने बहुत बड़ा एक तरह से धर्म संकट है। भारत सरकार का जो रुख है अफगानिस्तान को लेकर के, अगर तालिबान और वहाँ की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार के बीच में बातचीत के बाद कोई सरकार बनती तो भारत सरकार के लिए यह दुविधा की स्थिति नहीं होती। आज भारत दुविधा की स्थिति में खड़ा है और तालिबान के साथ तो किसी भी तरीके से फिलहाल संबंधों को जोड़ने की बात तो नहीं हो सकती है। तो इस स्थिति में भारत की जो विदेश नीति है, मेरा ऐसा मानना है कि इसमें रूस की भूमिका अहम होने वाली है अब, और भारत को भी चाहिए कि वो रूस को इसमें विश्वास में ले, क्योंकि रूस एक ऐसा देश है जो मध्य एशिया में और अफगानिस्तान से जुड़े हुए जो उसके पूर्ववर्ती देश रहे हैं, पूर्ववर्ती सोवियत संघ के देश रहे हैं, वहाँ पर रूस के हित बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं और आतंकवाद के मुद्दे पर रूस और भारत जो है एक मत है।
मैं चीन की बात नहीं कर रहा हूँ, रूस की बात कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें जो है अभी पाइपलाइन में हैं, आने वाले समय में क्या होने वाला है या कुछ ही दिनों में स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल एस जयशंकर, अभी आपको पता होगा कि कतर भी गए थे, अमेरिका भी गए थे, प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बात की है। तो हमें अपनी विदेश नीति को बहुत ही ठोक बजा करके और विशेष रूप से अफगानिस्तान के संदर्भ में हमें बहुत ही सतर्क तरीके से, क्योंकि इसमें पाकिस्तान भी है और चीन भी है, और पाकिस्तान और चीन के तालिबान के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो एक तरह का गठजोड़ भारत के खिलाफ भी बनने की प्रबल संभावना है। तो तालिबान के साथ फिलहाल हाथ मिलाने की तो कोई स्थिति ही नहीं दिख रही है। एक अहम बात आप कह रहे हैं कि कोई हाथ मिलाने की स्थिति अभी दिख नहीं रही है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जो ब्रीफिंग की गई है विदेश मंत्री के द्वारा, उसमें एक बात और सामने आ रही है कि भारत जो है वो बैकडोर डिप्लोमेसी को जारी रखेगा तालिबान के साथ, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर भारत तालिबान को सपोर्ट नहीं करेगा। जो बातें निकल के सामने आ रही हैं सर्वदलीय बैठक में, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। तो बैकडोर डिप्लोमेसी की जो बात कही जा रही है, भारत तो उससे शुरू से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन उस डिप्लोमेसी का कोई फायदा मिलेगा क्या, आपको लग रहा है? देखिए, तालिबान जब से सत्ता में आया है, तालिबान के सुर कुछ बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। तालिबान लोकतंत्र की भी बात कर रहा है, महिलाओं को ज़्यादा आज़ादी देने की बात कर रहा है, मीडिया को स्वतंत्रता देने की बात कर रहा है। तो पिछले 20 वर्षों में भारत ने अफगानिस्तान में जो काम किया है और अफगानिस्तान की जनता के दिलो दिमाग पर भारत ने अपना जो असर डाला है, मुझे ऐसा लगता है कि तालिबान के लोग उस चीज को समझ रहे हैं, उस बात को समझ रहे हैं। इसीलिए इस बार तालिबान की भाषा में भी थोड़ा सा आपको दिखा होगा कि उनकी भाषा थोड़ा नरम है और वो लोग जो है थोड़ा लोकतांत्रिक होने की बात कर रहे हैं। तो अब अमेरिका, यूरोपीय यूनियन के देश जितने हैं और भारत जैसा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र, अब ये लोग अपने प्रभाव का इस्तेमाल तालिबान के ऊपर करने का पूरा प्रयास करेंगे। और मेरे विचार से अगर तालिबान जो है बैकडोर, तालिबान से पर्दे के पीछे बात करने में कोई बुराई की बात नहीं है, क्योंकि अगर वो बदलने की कोशिश करेंगे सभ्य समाज के साथ किस तरीके से आगे चलना है। और भारत, तालिबान ने ये भी कहा है कि हम भारत में आतंकवाद, अपनी ज़मीन से आतंकवाद को भारत के खिलाफ जो है पनपने नहीं देंगे। ये सारी बातें ऐसी लग रही हैं कि तालिबान का रुख भारत के प्रति बहुत ही सकारात्मक है। लेकिन फिलहाल जिस तरह का हालात वहाँ पे, जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं और सुनाई पड़ रहा है, जो कुछ भी खबरें आ रही हैं, उसमें भारत को फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ रहा है। संजय, क्या आपको नहीं लगता कि तालिबान की कथनी और करनी का जो अंतर है उसको भारत से अच्छा कोई नहीं समझ सकता, और इसीलिए भारत जो है वो तालिबान के किसी भी सकारात्मक पक्ष को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दे रहा है। महत्व दे रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दे रहा है। बिल्कुल। तालिबान जो है, आज देखिए, तालिबान जब से सत्ता में आया, सबसे पहले आप पाकिस्तान में जो है आपने देखा पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया थी। और पूर्ववर्ती जो अफगानिस्तान की सरकार, जिसको तालिबान ने सत्ता से बाहर किया है, उसने तो खुलेआम आरोप लगाया था कि ये पाकिस्तान की अपनी सेना जो है तालिबान के भेष में भेज रहा है। 10,000 सैनिक हैं, उन सैनिकों को स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि भारत द्वारा बनाए गए जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको नष्ट करना है तुमको। तो पाकिस्तान का पूरा प्रयास यही रहेगा कि किस तरीके से वहाँ पर भारत को बदनाम किया जा सके। तो बहुत ही मतलब एक अजीबोगरीब स्थिति है भारत के सामने। और पाकिस्तान में इस बात की भी खुशी मनाई जा रही है कि हमने इंडिया को हरा दिया अफगानिस्तान में। तो एक तरह से देखा जाए तो वहाँ पर भारत और पाकिस्तान दोनों आमने सामने खड़े हुए हैं। और तालिबान के साथ जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रगाढ़ संबंध है और ऐतिहासिक संबंध है, तो उसे भी भारत को ध्यान में रखना पड़ेगा और तालिबान के साथ अपनी शर्तों पर बात करनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत वैसे बात कर भी रहा है। क्या आपको लगता है कि जिस बैकडोर डिप्लोमेसी की बात मैं कर रहा हूं, वो भारत वही प्रयास कर रहा है जो आप कह रहे हैं, या ऐसा प्रयास करने में भारत अपने आप को समर्थ महसूस कर रहा है? आपको लग रहा है ऐसा? देखिए, आप जिस तरीके से, तालिबान में भी कई तरह के गुट हैं और तालिबान को हम एक करके नहीं देख सकते हैं। उसमें पाकिस्तान
के प्रभाव को भारत का पूरा प्रयास होगा कि किस तरीके से कम किया जाए। और यह बहुत आसान नहीं है। फिलहाल जिस तरीके से तालिबान का स्ट्रक्चर तैयार हुआ है उसमें पाकिस्तान की बहुत बड़ी भूमिका है। तो भारत के सामने एक बहुत ही मतलब दुविधा की स्थिति पैदा हुई है, और तालिबान के लोग किस तरीके से इसे डील करते हैं ये तालिबान पर भी निर्भर करता है। संजय, मैं सर्वदलीय बैठक पर एक बार फिर आता हूं। अभी तक की जो बातें हुई हैं उसके मुताबिक कांग्रेस ने पूरी तरह से सरकार का साथ निभाने का वादा किया है। एक बड़ी उपलब्धि है सरकार के लिए। बिल्कुल, और मेरा ऐसा आकलन है और मेरा ऐसा मानना है कि इस मुद्दे पर सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, सभी दल सरकार के साथ खड़े दिखेंगे इस बैठक के बाद, आप देखिएगा। क्योंकि ये विदेश नीति का मामला है, और जहां पर राष्ट्रहित की बात आती है वहां पर राजनीतिक मुद्दों को किनारे रख करके, राजनीतिक मतभेदों को किनारे रख करके, और विदेश जैसे वैदेशिक संबंध के मामलों में अभी तक की जो परंपरा रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार और विपक्ष अफगानिस्तान के मुद्दे पर एक सुर में बोलेंगे और एक आम राय कायम होगी इस बैठक में। संजय, अगर आपको याद हो तो पिछले 72 घंटों में कई ऐसे नेताओं का, भारतीय नेताओं का, जो राजनयिक मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं, मैं जिक्र कर रहा हूं यशवंत सिन्हा जी की, और उन सब की बातों से लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है और विपक्ष एक मुद्दा इसको बना सकता है। और आज जब सर्वदलीय बैठक होती है तो लगभग सरकार ने जो ब्रीफिंग दी है विदेश मंत्रालय ने और विदेश मंत्री के द्वारा जो बातें कही गई हैं उसमें कमोबेश सहमति है। ये क्या है? देखिए, ऐसा है कि विदेश नीति के जो संबंध होते हैं वो एक तरफा नहीं होते हैं, उसमें कई कारक जिम्मेदार होते हैं, और किसकी वजह से कब संबंधों की किस दिशा में संबंध जो जाएंगे इसको कोई सरकार नहीं रोक सकती है। और जहां तक राजनीति और आलोचना की बात होती है, सवाल है, इस बैठक के बाद भी विपक्षी दल जो है किसी न किसी मुद्दे पर अफगानिस्तान को लेकर के ही सरकार को बाद में करेंगे। लेकिन फिर से मैं यही कहना चाहूँगा, जो विदेश नीति पर सरकार की दिशा क्या होनी चाहिए, सरकार के कौन सा रुख अपनाए, इसे लेकर के पक्ष और विपक्ष के बीच में पूरी सहमति रहेगी। आने वाले समय में हो सकता है कि सरकार पर अफगानिस्तान की नीति को लेकर के आलोचना भी की जाए, लेकिन किस दिशा में विदेश नीति जानी चाहिए इसको लेकर के एक मत, एक राय जो है उभर करके सामने आएगी। मैं आपको याद दिलाता हूं, पिछले 24 घंटे में तालिबान के प्रवक्ता की काबुल से एक ब्रीफिंग आई है और उनकी एक प्रतिक्रिया आई, या उन्होंने जो स्पष्ट किया है पत्रकारों के सामने वो ये है, और उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा नेचुरल एलाई है क्योंकि धर्म से हम जुड़े हुए हैं और हमारे बिल्कुल पड़ोसी हैं, और भारत भी हमारा एक क्षेत्रीय पड़ोसी है। तो ये पड़ोस की दो व्याख्या, धर्म आ गया बीच में, क्या कहना चाहेंगे आप? धर्म आ गया, आप ध्यान से इस वाक्य को सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए, तालिबान के जो वैचारिक जो सिद्धांत है और जिन विचारों को लेकर के तालिबान अपनी राजनीति कर रहा है, उससे तो वो लोग जो है मुझे ऐसा लगता है कि टस से मस होने वाले नहीं हैं। और आने वाले समय में पाकिस्तान, तालिबान और चीन, ये तीनों मिल करके भारत के खिलाफ कोई गठजोड़ भी बना सकते हैं, क्योंकि तालिबान में कई तरह के गुट भी शामिल हैं। फिर मैं आपसे यही सवाल करूंगा, ये तो आकलन हम सब का है, विदेश मामलों को जो जिसकी भी थोड़ी बहुत समझ है कि आने वाले समय में ये त्रिगुट होगा और भारत के लिए मुश्किलें पैदा करेगा, तो फिर भारत किस तरह की डिप्लोमेसी करे कि कम से कम इस त्रिगुट में वो भारत के खिलाफ तालिबान इतनी सरगर्म होने की हिमाकत न कर सके? एक बड़ा सवाल है संजय राय। मैं यही बात कर रहा हूं कि इस त्रिगुट को तोड़ने के लिए भारत के सामने जो फिलहाल जो सीमित विकल्प दिख रहा है, उसमें भारत को रूस के साथ बात करनी पड़ेगी और रूस के साथ मिल करके तालिबान के ऊपर एक तरह से अंकुश लगाने का प्रयास करना पड़ेगा, जिससे कि भारत और अफगानिस्तान के संबंध जो आने वाले समय में सही दिशा में हो, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान के बीच में कारोबारी रिश्ते भी हैं, और उन कारोबारी रिश्तों को अगर कायम करना है अफगानिस्तान को, तो भारत उसको भी अपने रुख में बदलाव करना पड़ेगा। और यह बदलाव जो है भारत रूस की सहायता से काफ़ी मुझे ऐसा लगता है कि उसमें सफल हो सकता है।
आप रूस को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, अमेरिका को क्यों नहीं? अमेरिका तो निकल ही चुका है। अमेरिका की पूरी दुनिया में जो है एक तरह से अमेरिका जिस तरीके से अमेरिका ने छोड़ा है वहाँ पर अपने ही लोगों को, यूरोपीय संघ के देशों के जितने नाटो एलाइज थे वो लोग भी जिस तरीके अमेरिका के राष्ट्रपति को जिस तरीके से अपने देश में ही बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है, आज ये मतलब ये समझ लीजिए ऐतिहासिक हार के रूप में देखा जा रहा है। बिल्कुल। और अमेरिका ने जो काम किया है, अमेरिका ने सिर्फ, मैं एक बार बताऊंगा आपको कि सिर्फ पैसे के बल पर जो है प्रतिष्ठा नहीं हासिल की जा सकती है, उसमें क्रेडिबिलिटी का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। आप आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की आवाज सुनी जा रही है, तो उसमें भारत का किस तरीके से रुख है और भारत जो बोलता है वो, और भारत दुनिया के देशों के साथ जिस तरीके से व्यवहार करता है वह उसके पीछे बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। और अमेरिका ने जिस तरीके से किया है उसको तो अब आने वाले समय में आप देखिएगा कि मुझे तो लगता है कि अमेरिका में भी इसको लेकर के काफ़ी जो है वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनको बहुत प्रबल विरोध का सामना करना पड़ेगा। लेकिन संजय, 45 मिनट प्रधानमंत्री से बातचीत हुई है, आपको याद होगा, सिर्फ 2 दिन पहले, और पुतिन ने स्पष्ट कर दिया कि भारत को कम से कम तालिबान को उतना खतरनाक नहीं मानना चाहिए जितना 1990 का दशक का तालिबान था। ये क्या है? अब यही मैं फिर से बोलूंगा कि पुतिन जो है, देखिए पुतिन रूस का जो पुराना खोया हुआ वैभव है, शीत युद्ध के पहले दुनिया में 2 महाशक्तियां थीं, एक सोवियत संघ था, दूसरा जो है अमेरिका था। बाद में जब अफगानिस्तान से सोवियत संघ चला गया और सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो उसके बाद जो है अमेरिका महाशक्ति के रूप में उभरा। तब से रूस कसमसा रहा था। आज आर्थिक रूप से रूस भले ही ज़्यादा अमेरिका और चीन के सामने थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन नैतिक रूप से रूस की स्थिति बहुत अच्छी है और रूस मध्य एशिया में अपने पुराने वैभव को वापस लाने का प्रयास करेगा और दुनिया को नेतृत्व देने की रूस भी कोशिश करेगा। और मैं आपको ये भी बताऊं कि रूस के सामने चीन की भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। रूस की अपनी महत्वाकांक्षा है और पुतिन जो है एक राष्ट्रीय अपने देश को एक जो है महाशक्ति के रूप में उभारने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो पूरी वैश्विक राजनीति की दशा दिशा आने वाले समय में बदलने वाली है और इसमें भारत को भी अपनी दशा दिशा उसी हिसाब से तय करनी होगी। और दिशा की बात आप कर रहे हैं, मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा और स्पष्टीकरण आपसे चाहूँगा। जो दिशा है, अगर वो सैद्धांतिक पक्ष देखा जाए, विदेश नीति का अपना एक सैद्धांतिक पक्ष भी होता है, ठीक है, व्यवहारिकता में उसे तब्दील करना चाहिए, सिद्धांततः 100% नहीं किए जा सकते। बड़ा सवाल ये है कि क्या हम जिस आतंकवाद का विरोध पिछले 2 दशकों से करते आ रहे हैं और जिससे हम सीधे सीधे प्रभावित हैं, क्या हम उसी को समर्थन दे दें? अगर हम बिल्कुल नहीं। उस आतंकवाद के प्रति भारत की जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है वो तो हमेशा रहेगी, वो हमेशा रहेगी। लेकिन भारत को अफगानिस्तान के एक राष्ट्र के रूप में देखना होगा और आने वाले समय में तालिबान किस तरीके से वहाँ की सत्ता संभालता है, किस तरीके से शासन व्यवस्था बनती है, तो अभी फिलहाल भारत के सामने देखो और इंतजार करो। संजय, मैं फिर आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। ये देखो और इंतज़ार करो पिछले 10 दिनों से मैं सुन भी रहा हूँ और इस पे मैं अपनी बात भी रखता हूँ। एक उसका जो संपादकीय पक्ष होता है मैं उस पर ज़रूर बोलता हूँ। मेरा एक बड़ा सवाल है, नॉर्दर्न अलायंस की जो फोर्सेस हैं या जो रेजिस्टेंस फोर्स है अफ़गानिस्तान में, पंजशीर वैली में घुस नहीं पाए हैं ये तालिबानी, तो क्या भारत इसको नजरअंदाज कर सकता है क्या? इसमें मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा। यही देखो, यही जो स्थिति है, यहाँ पर जिस तरीके का अस्थिरता का माहौल वहाँ पर अफगानिस्तान में बना हुआ है, भारत को रुकना ही पड़ेगा। और उसमें पंजशीर वैली और नॉर्दर्न अलायंस वहाँ के जो नेता हैं, वहाँ के उपराष्ट्रपति अब्दुल्ला सालेह हैं, उन्होंने जिस तरीके से बगावत का बिगुल फूंका है और अभी आज की ही खबर है ताजिकिस्तान ने उनको सपोर्ट भी किया है। बिल्कुल, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि वो उनको पूरा हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से हथियार भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं और सैनिक भी भेजे जा रहे हैं ताजिकिस्तान की तरफ से। तो ये सारी स्थितियां आने वाले समय में
क्या मोड़ लेती हैं। तालिबान ने पंजशीर घाटी के लोगों को संदेश भी भेजा है, तालिबान के रुख में भी नरमी आई है। तो किस तरह की सरकार वहाँ पे का स्वरूप क्या होने वाला है आने वाले समय में, इसके लिए तो भारत ही नहीं पूरी दुनिया को ही रुकना पड़ेगा। बहुत से देश हैं जो वेट एंड वॉच की नीति अपनाए, इवन पाकिस्तान और चाइना भी, जो कि तालिबान के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, उसके बावजूद इनको भी इंतजार करना पड़ेगा। तो आपका ये कहना है कि वैश्विक बिरादरी वेट एंड वॉच की नीति पर चल रही है और भारत भी चल ही रहा है। बिल्कुल। अगर ऐसा है तो आगे आने वाले समय में, जैसा कि विदेश मंत्री ने अपने ब्रीफिंग में कहा कि स्थिति बहुत खराब है, इसका असर तो भारत पर आएगा। संजय राय हेलो जी, आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ी? हाँ, नहीं सुनाई मैं नहीं ये कह रहा हूं कि वेट एंड वॉच की नीति पर तो पूरी दुनिया चल रही है, कम से कम तालिबान के इस मुद्दे पर। एक बड़ा सवाल है कि इस वेट एंड वॉच के नीति के पालन के तहत अगर हम सब कुछ यूं ही ऐसे चलने दिए तो फिर पाकिस्तान चीन बाजी मार सकते हैं। पूरा कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में लगभग 3 आतंकवादी मॉड्यूल को एक्टिवेट भी किया गया है। लेकिन आज का भारत 10 साल पहले का भारत नहीं है। आप अगर भारत को छेड़ोगे तो भारत छोड़ेगा नहीं। उनको ये भी पता है पुलवामा हमले के बाद क्या हुआ था। भारत के लड़ाकू विमान अंदर जाकर के उनके जो 20 साल 25 साल पुराने ट्रेनिंग सेंटर थे उनको ध्वस्त करके आए हैं। आज पाकिस्तान या तालिबान ये लोग अगर अटैक करने की कोशिश की जरूरत करते हैं भारत पर, तो भारत उसका करारा जवाब देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो यही कारण है कि विदेश मंत्री को कहना पड़ रहा है कि स्थिति विस्फोटक है। हाँ, ये तो है भाई। अब देखो आने वाले समय में क्या होता है। आतंकवाद, भारत में आतंकवाद का खतरा तो बढ़ा है, लेकिन वो भी समझ रहे हैं कि अगर हम आतंकवाद फैलाएंगे तो भारत हमें छोड़ने वाला नहीं है। सर्वदलीय बैठक पर संजय राय, आपकी बात, आपका नज़रिया एवी स्टार न्यूज़ के दर्शकों ने देखा समझा। तो इस तरीके से आपने देखा कि आज जो बैठक हो रही है उस बैठक के क्या मायने हैं और विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या स्पष्ट करने की कोशिश की गई है और विपक्ष ने उसमें कितना साथ दिया और कितना सरकार को अपनी तरफ से कुछ बातें आगे बढ़ाने के लिए उनको कहा, और ये संदेश पाकिस्तान, चीन और पूरी वैश्विक बिरादरी में जाएगा, ये बात स्पष्ट है। एबी स्टार न्यूज़ में इतना ही। आगे और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।